सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है एक इनफाइनाइटली बिग प्लेन शीट के बारे में, जो कि बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है उसका एरिया। तो उसका एरिया हम लोग ए मान के चलेंगे, ठीक है, बिग ए, कैपिटल ए मान के चलिए। और साथ ही इसके ऊपर एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में ए, यानी कि इस एरिया के ऊपर जो भी चार्ज लग रहा है वो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस शीट के आसपास जो ये शीट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है, इसकी चार्ज की वजह से जो पैदा हो रही है, उसके बारे में हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं और दूसरा गॉस लॉ का यूज़ करते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि क्यों गॉस लॉ बेटर है बाकी किसी और टेक्निक से। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल तरीके की, जिसके अंदर शीट आपके सामने है और इस शीट के पास मान लीजिए कि हम लोग एक टेस्ट चार्ज क्यू लेके आते हैं, जो कि बहुत छोटा है, ठीक है। ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जो भी इफेक्ट डालेगी ये शीट ही डालेगी इस चार्ज के ऊपर। तो अब इस शीट के ऊपर जितना भी चार्ज है वो अपने अपने तरीके से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो एक साथ इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक बहुत छोटा सा एरिया मान के चलेंगे। जब लेंथ की बारी थी तो हम लोग डी एल मान के चल रहे थे, लेंथ मान के चल रहे थे। यहाँ पर हम लोग एरिया मान के चलेंगे डी ए, जो कि बहुत छोटा होगा, और उसके अंदर जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू। तो इस छोटे से एरिया की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू में डी क्यू अपॉन में डी ए। और यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूँ डी क्यू की, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू में डी ए मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, ठीक है। तो ये इस छोटे से एरिया का चार्ज हो जाता है। ये बात समझ में आती है? अब देखिए, ये जो आपका शीट है इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि ये 2D है, तो इसका मतलब एक तो इस तरीके से कटेगा, ये मतलब इस तरीके से इसकी लाइंस कट सकती हैं, और दूसरी इस तरीके से, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है। अब जो लीनियर बॉडी होती है उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली से लीनियर से कुछ इस तरीके से निकलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चेक्स बन रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। इन्होंने मिलके छोटे छोटे एरियाज को कवर कर लिया है। तो इसका मतलब इस शीट में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। कुछ इसी तरीके से लीनियर में से भी निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एरिया कवर हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ लेंथ कवर हो रही थी। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन कवर हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक एक्सिस कवर हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो छोटा सा एरिया डी ए है, ये इस टेस्ट चार्ज क्यू पर क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी डी ई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू ई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। अब चूंकि एरिया ही बहुत छोटा है तो उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटी होगी, तो हम लोगों ने ये निकाल दी है डी ई। अब करना कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ हमें इस डी क्यू की वैल्यू रखनी है, यानी कि इस चार्ज की वैल्यू रखनी है जो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखी है। तो उसको जब हम लोग पुट करेंगे तो डी ई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 डी ए मल्टीप्लाई बाय इसका जो सिग्मा है अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो हम लोगों ने निकाली है वो तो एक छोटे से पॉइंट के लिए निकाली है, हमें इस पूरी शीट के लिए निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी एरियाज का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में डी ई इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी ए मल्टीप्लाई बाय सिग्मा अपॉन में आर स्क्वायर। इसकी जो लिमिट है वो मैंने 0 से ए लगाई है, क्योंकि मैंने क्या माना है, इस पूरी शीट का जो एरिया है वो ए मान के मैं चला हूँ। तो इस तरीके से जब आप लोग इस इंटीग्रेशन को आगे तक सॉल्व करते जाओगे तो आप पूरी शीट की निकाल सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर आपको पता है कि ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंपल तरीके से निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम लोग बात करना चाहते हैं गॉस लॉ के बारे में, कि गॉस के हिसाब से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो बहुत ईजी तरीका है इसका और काफ़ी इफेक्टिव भी है। देखिए, गॉस लॉ की बात करते हैं कि हमारे पास ये शीट है, इस शीट का हम लोग एक सेंटर पॉइंट मान के चलेंगे और उससे आर जो डिस्टेंस है उस पर एक पॉइंट पी मान के चलते हैं हमेशा की तरह। और हमें क्या करना है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी जो डेंसिटी होगी वो सिग्मा इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में ए होगी ही। जहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू इक्वल्स टू में सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। ये चीज़ तो समझ में आती है। अब देखिए, हमें क्या करना है कि गॉस लॉ के हिसाब से इसको
एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर बंद करना है, जिसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। और गॉसियन सरफेस कैसे बनता है? सिमेट्रिकल बनता है। वो किसके हिसाब से सिमेट्रिकल बनता है? वो इस पॉइंट के हिसाब से बनेगा। तो मैं क्या करूँगा कि कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा जिसमें सारे के सारे पी पॉइंट कवर हो जाएं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से खींचूंगा तो यहाँ पर नीचे वाले पी पॉइंट कवर हो गए। तो अब इसको आप लोग एक सिलेंडर भी बना सकते हो, इस चीज़ को आप लोग एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो। कई जगहों पर सिलेंडर बनाया हुआ होता है, कई जगहों पर रेक्टेंगल बनाया होता है। यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, सभी पी पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है ये, या फिर ये जो रेक्टेंगल है, ये इस तरीके से ही क्यों बना है? ये सीधा भी तो बन सकता था। तो देखिए, एक चीज़ बताऊं कि मैंने जैसा बताया कि इसके अंदर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चेक्स में एरियाज कवर करते हुए बाहर निकलती है, राइट। वहां पर लीनियर बॉडी में क्या हो रहा था? सिंपल सिंपल एक्सिस के हिसाब से निकल रही थी। ठीक है, यहां पर हमें पूरे एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करनी है, तो इस तरीके से मैंने इस सिलेंडर या फिर रेक्टेंगल को बनाया है। ठीक है, अब यहां पर मुझे कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी यहां पर कुछ इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, तो अगर आप गौर से देख सकते हो कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर 3 सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये कर्व वाली है, यानी कि ये जो बीच वाली है S1, एक सरफेस इधर वाली S2 है, एक सरफेस इधर वाली S3 है। ठीक है, तो अब देखिए, गौर से समझिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरीके से बाहर निकल रही है। ये जो आपका S2 है, इसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी। सेम चीज़ इस S3 के अंदर होगी, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 होगी, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। बात करोगे इस S1 की, यानी कि इस कर्व वाले हिस्से की, यहाँ पर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, हम लोग जानते हैं आउटवर्ड निकलती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। देखिए, अगर आप लोग अब तक की पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो सारी गॉस के एप्लीकेशंस की, तब ये बहुत ईजी लगेगा समझने में। हालांकि यहाँ पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री के होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गॉसियन सरफेस को 3 सरफेसेस के अंदर तोड़ देंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ जो गॉस का स्टेटमेंट होता है वो होता है क्लोज इंटीग्रल के अंदर EDS cos थीटा इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमें मालूम है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं तो इसको 3 हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल के अंदर EDS cos थीटा इज इक्वल्स टू में EDS cos थीटा हमारा S1 के लिए, प्लस EDS cos थीटा S2 के लिए, प्लस EDS cos थीटा S3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर S1 के लिए, यानी कि इस पूरी बीच वाली सरफेस के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो लिख देंगे 90 डिग्री। S2 के लिए 0 डिग्री है और S3 के लिए 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला तो 0 हो जाएगा, तो बाकी निकल के आएगा EDS cos थीटा क्लोज इंटीग्रल के अंदर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर EDS प्लस EDS। ठीक है, एक तो आपका S2 के लिए, एक S3 के लिए। यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इसके अंदर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो E को बाहर ले सकते हैं हम लोग। तो क्लोज इंटीग्रल में EDS cos थीटा, E बाहर आ गया, अंदर DS रह गया, इधर भी E बाहर आ गया, अंदर DS रह गया। E को ले लो कॉमन, अंदर रह गया DS और DS का इंटीग्रेशन। अब देखिए, हमें नहीं पता कि S1 या फिर S2 और S3 दोनों का एरिया कितना है, तो इस वक्त हम लोग इसको A मान के चल सकते हैं, इस वाले को A और इस वाले को A। ठीक है, और ये एरिया भी चेंज होने वाला नहीं है, ऑफ कोर्स हम लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसको A में कन्वर्ट कर दोगे तो ये भी बाहर आ जाएगा, यानी कि इधर से A इधर से A, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 2A। तो इसका निकलेगा क्लोज इंटीग्रल में EDS cos थीटा इज इक्वल्स टू में 2EA। ठीक है, ये तो लेफ्ट वाला साइड हो जाता है, LHS जिसको हम लोग कह सकते हैं। बात करते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की, यानी कि राइट हैंड साइड की। यहाँ पर Q है, यानी कि चार्ज है। चार्ज की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? Q इज इक्वल्स टू में जो सिग्मा है उसको A से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे Q की जगह पे सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास LHS भी है, RHS भी है, दोनों को बराबर रख दो, यानी कि 2EA इज इक्वल्स टू में सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर A से A जो है वो कैंसिल आउट हो गया,
ई की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो ई इज इक्वल्स टू में 1/2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये होगी इस जो शीट है उसमें से निकलने वाली। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने निकाली। अब देखिए, जो हम लोगों ने पिछले तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी वो कुछ ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक एक पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हार्ड पड़ेगा। लेकिन इससे हमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गॉस का जो तरीका है वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एक्यूरेट है और उसकी कैलकुलेशन भी सही रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर ही देखने वाली है वो ये है कि ये जो है आर से या फिर एरिया से फ्री है। मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों ने इसके पास रखा है, शीट के पास रखा है, उसके लिए ये शीट इनफाइनाइटली बड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस पॉइंट पी को यहाँ रखूँ या थोड़ा सा दूर रखूँ या थोड़ा सा पास रखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके लिए यही रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। ये बिल्कुल वैसा है, ये एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप मान लीजिए कि किसी बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़े हो, तो वो पहाड़ आपके लिए बहुत बड़ा है। अब आप 4 कदम 8 कदम या 12 कदम पीछे भी चले जाओगे ना, तो वो पहाड़ आपको उतना ही बड़ा दिखने वाला है। अब अगर आप चाहते हो कि इस पहाड़ को, मतलब इसके साइज में कुछ फर्क देखना चाहते हो, तो आर बहुत ज़्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। तो उस समय ये जो पहाड़ है वो आपके लिए इनफाइनाइटली बड़ा नहीं रहेगा, यानी कि इस पॉइंट को आपको बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये पॉइंट इतना छोटा है, इसके लिए ये जो शीट है ये इनफाइनाइटली बड़ी है। ठीक है, तो इससे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए या फिर हर ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर हर किसी के लिए इनफाइनाइट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किसी भी शीट के अंदर आप लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। पहला नॉर्मल तरीके से, दूसरा गॉस लॉ से। ठीक है, सो गॉस लॉ वाला तरीका आप लोग याद रखना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।